नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल दीपराज सर मैथ्स में। तो आज हम बात करेंगे जीवाणु पर। जीवाणु जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे, मतलब बैक्टीरिया से होने वाले रोग बताएंगे कि सबसे लंबा बैक्टीरिया कौन सा है, सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है, सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन सा है, जंतु की आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, मनुष्य की आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, सर्वाधिक रिसर्च किस बैक्टीरिया पर किए गए, इतने सारे क्वेश्चन जानेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया पर। ठीक, धीरे धीरे इतना पढ़ लेंगे बैक्टीरिया के बारे में कि छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े तक जो भी पेपर होगा, लो लेवल से हाई लेवल तक, आपको बैक्टीरिया अगर आपके पेपर में आएगा तो बैक्टीरिया से आने वाले क्वेश्चनों को आप ढूंढ ढूंढ कर करोगे। ठीक है, तो फिर आज बात करते हैं बैक्टीरिया पर। जीवाणु 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 मतलब इंग्लिश में जिसको कहते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, धीरे धीरे जानेंगे इसके बारे में सब कुछ। ठीक, अच्छी छोटी छोटी जानकारी सब चीज़ जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे हम सबसे पहले आपको बताना कि रोग फैलाने वाले जो कारक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। रोग फैलाने वाले कारक, रोग फैलाने वाले कारक, रोग फैलाने वाले कारक क्या कहलाते हैं? तो रोग फैलाने वाले कारक को कहते हैं पैथाजोन्स। ठीक, तो रोग फैलाने वाले कारक क्या कहलाते हैं? पैथाजोन्स। एक बार बोलिए, रोग फैलाने वाले कारक पैथाजोन्स। जैसे पैथाजोन्स के अंदर जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, ये सब क्या है? रोग फैलाने वाले कारक ही तो है। तो ऐसे ही रोग फैलाने वाले कारक के अंतर्गत आज हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं 1683 की। बात कब की है ये? 1683 की। तो 1683 की बात है। 1683 में एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था एंटोइन ल्यूवेनहॉक। तो 1683 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था एंटोइन ल्यूवेनहॉक। तो एंटोइन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया? एंटोइन ल्यूवेनहॉक ने रात में खाना खाया और खाना खाने के बाद जब वो सुबह उठे तो दांतों में कुछ खाना फंसा हुआ था। उसी खाने को उन्होंने अपने ही द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा। ठीक है, तो उस जब खाने को उसमें देखा तो उसमें कुछ छोटे छोटे जीव दिखाई पड़े। तो उन जीवों को उन्होंने सूक्ष्म जीव ही कह दिया। क्या कह दिया? सूक्ष्म जीव। तो इन्होंने उन जो सूक्ष्मदर्शी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उन सूक्ष्म जीवों को देखा। जब सूक्ष्म जीवों को देखा तो उसमें मतलब सूक्ष्म जीव दिखाई पड़े। जब उसमें खाने में जो सुबह खाना देखा उसमें सूक्ष्म जीव दिखाई पड़े, तो सूक्ष्म जीवों को उन्होंने नाम सूक्ष्म जीव ही रख दिया अभी। ठीक, तो एंटोइन ल्यूवेनहॉक ने उन सूक्ष्म जीवों का नाम सूक्ष्म जीव रख दिया। ठीक है, एक बात और बताते हैं। जैसे ये एंटोइन ल्यूवेनहॉक ये कहाँ के हैं, कहाँ के वैज्ञानिक हैं? तो आपको बताना है ये हॉलैंड को वर्तमान नाम इसका क्या है? हॉलैंड का वर्तमान नाम क्या है? हॉलैंड को वर्तमान में कहते हैं नीदरलैंड। क्या कहते हैं? नीदरलैंड। ठीक है, ये वर्तमान नाम है और ये पुराना नाम है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये एंटोइन ल्यूवेनहॉक, इन्हीं को हम कहते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी मतलब जीवाणु विज्ञान का पिता। जीवाणु विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? एंटोइन ल्यूवेनहॉक को। ठीक है, बताइए। अगर हम आपसे बात करें, जैसे ये बैक्टीरिया है, तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको बता देना है बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। बताइए, इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो हम बताइए आगे की बात करते हैं। ठीक है, बोलिए।
अब हम बात करेंगे 1829 की। 1829 में क्या हुआ? 1829 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था? इहरेनबर्ग। तो इहरेनबर्ग ने क्या किया? इन्होंने केवल इतना किया, क्या किया कि जो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीवों का नाम इन्होंने इहरेनबर्ग ने क्या कर दिया? जीवाणु रख दिया। तो बोलो बात इतनी क्लियर है कि जो सूक्ष्म जीवों का नाम जीवाणु किसने दिया? तो बताना, इहरेनबर्ग ने 1829 में। ठीक है, 1829 में ही क्या हुआ? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा, बाल विवाह और नर हत्या बंद करवा दी थी। ठीक है, चलिए एक और बात करते हैं। 1867 में, 1867 में क्या हुआ? और 1867 में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था जोसेफ लिस्टर। तो जोसेफ लिस्टर ने क्या किया? जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक थ्योरी दी। क्या दी? एंटीसेप्टिक थ्योरी वाज गिवन बाय जोसेफ लिस्टर। मतलब जोसेफ लिस्टर द्वारा ये थ्योरी दी गई। इसमें क्या बताया गया? जैसे ये शरीर है, कहीं चोट वोट लग जाए, घावा हो जाए तो उसमें बैक्टीरिया प्रवेश कर जाएंगे। उस बैक्टीरिया को कैसे शांत किया जा सकता है? तो कैसे उन बैक्टीरिया को शांत किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने जैसे कुछ एंटीसेप्टिक दवाइयाँ भी हैं। ठीक, एंटीसेप्टिक दवाइयाँ जैसे कौन कौन सी हैं? जैसे ओरोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ओरोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एंटीसेप्टिक कुछ दवाइयाँ हैं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है? बताइए। ठीक, तो अब हम बात करेंगे, यहीं पर बता दें, बताइए, यहीं बता दें। चलो यहीं पर बता देते हैं। अब हम बात करेंगे 1876 की। कब की बात करेंगे? 1876 की। तो 1876 में एक वैज्ञानिक आएंगे जिसका नाम क्या होगा? लुई पाश्चर। तो लुई पाश्चर ने क्या किया? लुई पाश्चर ने पाश्चुरीकरण सिद्धांत दिया था। ठीक है, और इन्होंने लुई पाश्चर ने बताया कि किण्वन के लिए बैक्टीरिया जरूरी है। क्या बताया? किण्वन के लिए बैक्टीरिया जरूरी है। और लुई पाश्चर ने ही रेबीज के टीके की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज की थी। ठीक है, और लुई पाश्चर ने पाश्चुरीकरण सिद्धांत दिया था। पाश्चुरीकरण सिद्धांत मतलब जो ये दूध का बैक्टीरिया होता है, दूध में पाया जाने वाला बैक्टीरिया, जिसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस। तो जैसे ये लुई पाश्चर है, लुई पाश्चर ने यहाँ पर लिख दे रहे। ठीक है, लुई पाश्चर ने क्या दिया? पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया और बताया कि दूध के बैक्टीरिया को कैसे निष्क्रिय किया जा सकता है, डीएक्टिवेट किया जा सकता है, जिससे दूध ना फट पाए। ठीक है, जैसे दूध में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। दूध में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। दूध में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है ये लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो देखिए इन्होंने जैसे पाश्चुरीकरण सिद्धांत के अंतर्गत दो चीज़ें हैं, जैसे ताप जाना होगा और ताप कम होगा। एक बार जैसे ताप जाना, जैसे अगर हम बात करें कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, ठीक, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड मतलब अगर दूध को 71 डिग्री सेंटीग्रेड तक
मात्र 15 सेकंड तक गरमाएं और बंद कर दें तो दूध में पाया जाने वाला बैक्टीरिया डीएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब निष्क्रिय, वो काम नहीं करेगा। ठीक, ऐसे ही जब तापक्रम जैसे लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड, तो लो टेम्परेचर मतलब लो टेम्परेचर 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर 30 मिनट तक दूध को गर्म करें तो उसमें पाया जाने वाला बैक्टीरिया डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। हाँ, अब हम बात करते हैं जैसे हिमीकरण द्वारा भी जैसे ठंडा करके भी बैक्टीरिया को डीएक्टिवेट किया जा सकता है। ठंडा कितना कर देंगे, ठंडा कर सकते, जैसे -10 डिग्री सेंटीग्रेड से -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर किसी को ठंडा कर दें तो बैक्टीरिया डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो हिमीकरण द्वारा इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए एक बात बताइए, जो फ्रिज है, फ्रिज का टेम्परेचर कितना होता है? फ्रिज का टेम्परेचर तो आपको बताना है -4 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रिज का टेम्परेचर कितना होता है? -4 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए, इतनी बात क्लियर हो रही होगी, बोलिए। तो इतना बता दिया। 1876 में लुई पाश्चर आए थे, उन्होंने बताया कि किण्वन के लिए बैक्टीरिया जरूरी है। तो किसने बताया किण्वन के लिए बैक्टीरिया जरूरी है? लुई पाश्चर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पाश्चर ने। जो सूक्ष्म जीवों का नाम जीवाणु किसने रखा? इरेनबर्ग ने। एक बात और बता दें लुई पाश्चर के बारे में। लुई पाश्चर को ही हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं लुई पाश्चर को। ठीक है, बताइए। अब हम बात करेंगे, अब आएंगे वैज्ञानिक 1881 में। 1881 में कौन आएंगे? रॉबर्ट कोच। 1881 में कौन आएंगे? रॉबर्ट कोच। और रॉबर्ट कोच ने बताया कि जो टीबी का बैक्टीरिया है, भेड़ों में होने वाला एंथ्रेक्स रोग है, और जो कॉलरा है, कॉलरा जिसको हम क्या कहते हैं? हैजा कहते हैं। ये जो सभी रोग हैं ये अलग अलग बैक्टीरिया से होते हैं, ऐसा रॉबर्ट कोच ने बताया था। बताइए, इतनी बात क्लियर है? रॉबर्ट कोच ने क्या क्या बताया, जल्दी बताइए। उन्होंने बताया कि टीबी, एंथ्रेक्स और हैजा ये सभी अलग अलग बैक्टीरिया से होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे 1881 की। 1881 में आए रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने एक सिद्धांत दिया था जिसको कहते हैं जर्म थ्योरी। ठीक, इतना याद कर लेना कि जर्म थ्योरी किसने दी? रॉबर्ट कोच ने दी। अब देखिए, जैसे ये रॉबर्ट कोच ने क्या बताया था, जैसे ये टीबी का बैक्टीरिया है, टीबी को हम कहते हैं तपेदिक भी कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं। ठीक है, टीबी को तपेदिक और क्षय रोग भी कहते हैं। अब जैसे ये टीबी, रॉबर्ट कोच ने टीबी, तपेदिक या मतलब ये टीबी का जो बैक्टीरिया है और एंथ्रेक्स जो है, एंथ्रेक्स जो भेड़ों में रोग हो जाता है। ठीक है, और कॉलरा जिसको हम हैजा कहते हैं, ये सभी अलग अलग बैक्टीरिया से होते हैं, किसी एक ही बैक्टीरिया से नहीं होते हैं, ऐसा रॉबर्ट कोच ने बताया था। ठीक है, अब बात आए 1942 की। 1942 में क्या हुआ? 1942 में क्या हुआ? 1942 में आए ऑसवाल्ड टिप्पो ने इस बैक्टीरिया को किस समूह में रख दिया? साइजोमाइकोफाइटा। तो बैक्टीरिया को किस समूह में रखा गया, किस वर्ग में रखा गया? तो आपको बताना है कि साइजोमाइकोफाइटा में किसने रखा? ऑसवाल्ड टिप्पो ने। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलो अब देखिए,
अब हम बात करेंगे किसकी, जैसे ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को पादप जगत में रखा गया है, पादप जगत में रखा गया है। ठीक, अगर पूछ ले जब बैक्टीरिया में कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है या यूकैरियोटिक, तो आपको बताना है प्रोकैरियोटिक। तो बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक है, बैक्टीरिया में कौन सी कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, बताओ इतनी बात क्लियर है। तो बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। जैसे इसमें सुविकसित कोशिका नहीं पाया जाता, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक, तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन के लिए जरूरी होता है, जब माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन के लिए जरूरी मतलब बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया पाया नहीं जाता है, तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर क्या पाया जाता है, मीसोसोम पाया जाता है, जिससे बैक्टीरिया शोषण करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम आपको बताएंगे कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है। ठीक है, बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है, आकार बताएंगे। तो आकार देखिए कैसा होता है, जैसे छड़ाकार होता है, बेलनाकार होता है, सर्पिलाकार होता है। तो देखिए बैक्टीरिया का आकार देखते हैं किस किस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो देखिए छड़ाकार होता है, छड़ाकार, बेलनाकार, सर्पिलाकार, छड़ाकार, बेलनाकार, सर्पिलाकार, गोलाकार और कोमा के आकार का होता है। कैसा होता है, कोमा के आकार का ये होता है। अगर पूछ लिया जाए कि बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है, छड़ाकार होगा या बेलनाकार या सर्पिलाकार, गोलाकार या फिर कोमा के आकार का। अगर पूछ लिया जाए कि ये त्रिभुजाकार का बैक्टीरिया का आकार होता है, नहीं होता है। आयत आकार का होता है या वर्ग के आकार का या आयत के आकार का होता है, नहीं होता है। ठीक है, बताइए। तो बैक्टीरिया के आकार छड़ाकार हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, सर्पिलाकार। ठीक है, सर्पिलाकार मतलब ऐसा लहरदार। ठीक है, अब देखिए जैसे गोलाकार कैसे जानेंगे कि जैसे अगर किसी बैक्टीरिया के नाम में कोकस लगा मिल जाए, कोकस लगा मिल जाए तो समझ लेना इस बैक्टीरिया का आकार कैसा है, गोलाकार है। जैसे अगर नाम आ जाए कि डिप्लोकोकस निमोनी, तो डिप्लोकोकस निमोनी है, ये किसका बैक्टीरिया है, ये बताइए। ये निमोनिया बताइए किस बैक्टीरिया से हो जाता है, डिप्लोकोकस निमोनी से। तो अगर पूछ लिया जाए कि जो निमोनिया है, निमोनिया में जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, मतलब उस बैक्टीरिया का आकार क्या है, तो डिप्लोकोकस निमोनी जो बैक्टीरिया है इसका आकार गोलाकार है। ठीक है, अब देखते हैं जो कोमा के आकार का बैक्टीरिया है, जैसे ये विब्रियो कॉलेरी, जो विब्रियो कॉलेरी जो बैक्टीरिया है इसका आकार कोमा के आकार का होता है। ये बैक्टीरिया किसका है, तो ये किस मतलब है, वो हैजा का है। तो हैजा में कौन सा बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है, विब्रियो कॉलेरी, जिसको कॉलरा कहते हैं हैजा को। ठीक, तो पूछ लिया जाए जो हैजा जिस बैक्टीरिया से होता है उस बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है, तो आकार बता देना, कोमा के आकार का होता है। ठीक है, और बेलनाकार, छड़ाकार। जैसे अगर छड़ाकार समझ लीजिए, अगर जिसमें बैसिलस लगा मिल जाए, बैसिलस लगा मिल जाए, उस बैक्टीरिया का आकार छड़ाकार होगा। ठीक है, जैसे बैसिलस मतलब जैसे लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस देखिए बैसिलस लगा मिल गया तो समझ लेना इसका आकार कैसा है, छड़ाकार है। तो लैक्टोबैसिलस ये कौन सा जीवाणु होता है, ये दूध में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। जैसे
लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज होता है दूध में पाई जाने वाली शर्करा। लैक्टोज, लैक्टोज क्या है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर क्या है? लैक्टोमीटर है कि दूध का घनत्व किससे नापते हैं? लैक्टोमीटर से नापते हैं। और बताइए जैसे लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाने वाला अम्ल, लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाने वाला अम्ल। ठीक, इतनी बात क्लियर है? बोलिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे जैसे अगर मान लीजिए कि चलो बता दे रहे वो कि सबसे लंबा बैक्टीरिया कौन सा होता है, सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा होता है और सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन सा होता है। जंतुओं की आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, मनुष्य की आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। इतने क्वेश्चन बताने हैं। ठीक है, चलो चलो देख लो। जैसे सबसे लंबा बैक्टीरिया, लंबा बैक्टीरिया, सबसे छोटा बैक्टीरिया बताना है, सबसे बड़ा जो लंबाई चौड़ाई में हर तरीके से बड़ा हो उसे कहेंगे सबसे बड़ा बैक्टीरिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। अब हम बात करेंगे सबसे नहीं, सबसे जैसे बताइए कि जंतुओं की आंत में, जंतुओं की आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, मनुष्य की आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। इतने क्वेश्चन बताने हैं। ठीक है, बता लोगे ये आंसर? बता लोगे ये आंसर? बताइए। जैसे लंबा, सबसे लंबा बैक्टीरिया बताना है तो स्पाइरेलम वोलुटेंस, स्पाइरेलम वोलुटेंस। सबसे छोटा बैक्टीरिया तो आपको बताना है डाई एलिस्टर न्यूमो सिंटोस, डाई एलिस्टर न्यूमोसिंटोस। सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन सा होता है तो बताना बेजियोटोआ मिराबिलस, बेजियोटोआ मिराबिलस, बेजियोटोआ मिराबिलस सबसे बड़ा बैक्टीरिया ये हो गया। अब आपको बताना है कि जो जंतुओं की आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, इनकी आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है तो आपको बताना रुमिनोकोकस एल्बस, रुमिनोकोकस एल्बस, रुमिनोकोकस एल्बस। अब देखिए जैसे अब हम बात करेंगे मनुष्य की आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। आपको बता देना ई कोली, ई कोली या ई कोलाई, कोलाई कह लीजिए। जैसे इसको कैसे, ई कोली मतलब एक्यूरेशिया, एक्यूरेशिया कोली, एक्यूरेशिया कोली। तो जो ई कोली बैक्टीरिया है जो मनुष्य की आंत में पाया जाता है, इसमें गुणसूत्र के अलावा भी कुछ आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें गुणसूत्र के अलावा भी कुछ आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, भी कुछ आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। जिसको आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं उस आनुवांशिक पदार्थ को प्लाज्मिड कहते हैं, प्लाज्मिड। और जैसे ही ये प्लाज्मिड गुणसूत्र से चिपकता है, जैसे ही ये प्लाज्मिड गुणसूत्र से चिपकता है वैसे ही बन जाता है एपिसोम। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम जैसे ही प्लाज्मिड से मिलता है वैसे ही एपिसोम बन जाता है। बताइए इतनी बात क्लियर हो रही है? तो सबसे लंबा बैक्टीरिया स्पाइरेलम वोलुटेंस, सबसे छोटा बैक्टीरिया डाई एलिस्टर न्यूमोसिंटोस, जंतु की आंत में पाए जाने वाला बैक्टीरिया, जंतु की आंत में
पाए जाने वाला बैक्टीरिया रुमेनोकोकस एल्बस। मनुष्य की आंत में पाए जाने वाला बैक्टीरिया ई कोली या एक्यूरेशिया कोली। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे पौधे होते हैं, पौधों को वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? पौधों को वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? बताइए, पौधों को वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? पौधों को वृद्धि के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ठीक है, अगर मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा? प्रोटीन नहीं बनेगा। बोलिए, फास्फोरस नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? बीज नहीं बनेगा। और पोटेशियम नहीं होगा तो पौधा वृद्धि नहीं करेगा। तो पौधों को अच्छी तरीके से विकसित होने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा पौधों में, फास्फोरस नहीं होगा तो बीज नहीं बनेगा, और जो पोटेशियम नहीं होगा तो वृद्धि नहीं होगी। एक बात और हम आपको बता दे रहे, जैसे ये मिट्टी में अगर बोरोन की कमी हो जाए तो टमाटर में कौन सा रोग हो जाता है? टमाटर में फटन रोग, मतलब टमाटर फट जाता है, दरार आ जाती है टमाटर में बोरोन की कमी से। ठीक है, अब देखिए जो एनपीके का भारत की मिट्टी में 4:2 के अनुपात में कमी है। इसीलिए एनपीके को भारतीय मृदा का क्रांतिक तत्व कहते हैं। एनपीके को क्या कहते हैं? भारतीय मृदा का क्रांतिक तत्व कहते हैं। क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ इंडियन सॉइल, भारतीय मृदा का क्रांतिक तत्व कहते हैं। बताइए, इतनी बात क्लियर हो रही है? बताइए, बोलिए ना। जैसे यूरिया देखिए, जैसे यूरिया होती है, यूरिया का सूत्र बताइए। तो सूत्र होता है NH2CO। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम पदार्थ कौन सा था, कौन सा है प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम पदार्थ? तो प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम पदार्थ, प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम पदार्थ का क्या है? यूरिया है। ठीक है, यूरिया की खोज किसने की थी? वोलर ने की थी। ठीक है, ठीक, बोलिए। तो इतनी बात क्लियर है। यूरिया में अगर पूछ लिया जाए कितने % नाइट्रोजन होता है, यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होता है? तो 46% होता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कमी, नाइट्रोजन नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा? प्रोटीन नहीं बनेगी पौधों में। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किससे प्राप्त होती है? सर्वाधिक प्रोटीन किससे प्राप्त होती है? तो आपको बताना है सोयाबीन से कितनी प्राप्त होती है? 42% प्रोटीन सोयाबीन से प्राप्त होती है। चलिए एक और सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि मूंगफली से कितनी प्रोटीन प्राप्त होती है? मान लीजिए आप 100 ग्राम मूंगफली खाइए, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम मूंगफली से कितनी प्रोटीन प्राप्त होगी? तो मूंगफली के वजन का 1/4 प्रोटीन प्राप्त होती है। समझाई बात? जैसे मूंगफली के वजन का अगर हम 1/4 कर दें तो उतनी मुझे प्रोटीन प्राप्त होती है। ठीक है, बोलिए। एक और सवाल बताइए, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं मनुष्य में? प्रोटीन की कमी से बताइए। प्रोटीन की कमी से मैरिमस और क्वाशेरकोर मैरिमस और क्वाशेरकोर नाम के प्रोटीन की कमी से मनुष्यों में रोग हो जाते हैं। ठीक है,
बताइए। चलिए एक और प्रोटीन से कुछ सवाल पूछ ले रहे कि जो अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आपको बताना एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। ठीक है। मक्के में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जीन्स। ठीक है। आपको ये भी बताना है कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो गेहूं में पाया जाता है ग्लूटिन। गेहूं में कौन सा पाया जाता है? ग्लूटिन। चलिए एक और बता दीजिए, कपास में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गैसोपिन। कपास में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गैसोपिन। इतने याद हो गए होंगे। ठीक, ये याद कर लेना, अंडे में एल्ब्यूमिन, मक्का में जींस, गेहूं में ग्लूटिन, कपास में गैसोपिन। बताइए, बोलिए। एक और बात बताइए, जैसे जो पौधे हैं, पौधों को सर्वाधिक प्रोटीन कब प्राप्त होती है? पौधों को सर्वाधिक प्रोटीन कब प्राप्त होती है? बताइए। पौधों को सर्वाधिक प्रोटीन कब प्राप्त होती है? पौधों को सर्वाधिक प्रोटीन कब प्राप्त होती है? बता सकते हो? बताइए। जैसे प्रोटीन प्राप्त होगी, मतलब जैसे ये नाइट्रोजन है, जब नाइट्रोजन की कमी से मतलब नाइट्रोजन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, यही तो हो जाएगा। पहले ये बताइए कि जो नाइट्रोजन मतलब पौधों को सर्वाधिक नाइट्रोजन कब प्राप्त होती है, ये बता दीजिए। ठीक, पौधों को सर्वाधिक नाइट्रोजन कब प्राप्त होती है? तो पौधों को सर्वाधिक नाइट्रोजन, पौधों को सर्वाधिक नाइट्रोजन, पौधों को सर्वाधिक नाइट्रोजन कब प्राप्त होती है? तो आंसर इसका क्या है? पौधों को सर्वाधिक नाइट्रोजन कब प्राप्त होती है? तो इसका आंसर क्या है? बिजली चमकने पर। बिजली चमकने पर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्राप्त होगी पौधों को। ठीक है। ठीक, जैसे ये पौधे होते हैं, पौधे नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ये नाइट्रोजन को या तो नाइट्राइट या नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करके एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। जैसे आपको पता है कि वायुमंडल में कितनी नाइट्रोजन है? 78% नाइट्रोजन है। तो जब वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है तो बिजली चमकती है, नाइट्रोजन गिरती है, पौधे ये ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। तो इसलिए पौधों को सर्वाधिक नाइट्रोजन बिजली चमकने पर प्राप्त होती है। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलो यहीं पर बता दे रहे हैं कि जो, चलिए ये सब करते हैं, उसी के बाद बताएंगे। जैसे ये जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं, लेग्यूमिनेसी, इसमें यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं ज़रूरत होती है? क्योंकि ये जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे जैसे दलहनी फसलें हैं, इनकी जड़ों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, राइजोबियम और एजेटोबैक्टर। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, मतलब नाइट्रोजन से नाइट्रोजन यौगिक बनाते हैं। ठीक है। इसलिए इन फसलों में यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, देखिए जैसे लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे हैं, जैसे दलहनी फसलें, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में यूरिया डालने की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनकी जड़ों में, इन जो फसलें, इनकी जड़ों में राइजोबियम और राइजोबियम और एजेटोबैक्टर ये जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है। ये जीवाणु क्या करते हैं? ये जीवाणु सहजीवी जीवाणु होते हैं, सहजीवी काम करते हैं। मतलब कि ये कहते हैं कि तुम मुझको खाना दो, ये पेड़ से कहते हैं, दलहनी फसलों के पेड़ों से कहते हैं कि तुम मुझको खाना दो, हम आपको प्रोटीन देंगे, क्योंकि ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ये राइजोबियम और एजेटोबैक्टर क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, मतलब नाइट्रोजन से नाइट्रोजन यौगिक बना देते हैं। तो आपको पूछ लिया जाए कि ये
राइजोबियम और एजोटोबैक्टर के मतलब कैसे जीवाणु हैं? सहजीवी जीवाणु है। या एजोटोबैक्टर कैसा है? सहजीवी है। ठीक है, बोलिए। ये दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु राइजोबियम और एजोटोबैक्टर है। ठीक, अब जैसे हम एक और आपसे क्वेश्चन पूछें कि जैसे ये इतना ये समझ में आया होगा। अब जैसे अगर मान लीजिए अमोनिया है, अमोनिया और अमोनिया से कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो अमोनिया को नाइट्राइट में तोड़ते हैं। किस में तोड़ते हैं? नाइट्राइट में तोड़ते हैं। और ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में तोड़ते हैं कुछ जीवाणु। अब देखिए, जैसे अमोनिया को नाइट्राइट में तोड़ने वाले जीवाणु का क्या नाम है? तो आपको बताना है, अमोनिया को नाइट्राइट में तोड़ने वाले जीवाणु का नाम है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्राइट को नाइट्रेट में तोड़ने वाले जीवाणु का क्या नाम है? तो आपको बता देना है नाइट्रोबैक्टर। क्या नाम है? नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक, आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बताइए, बोलिए ना। अमोनिया को नाइट्राइट में कौन सा जीवाणु तोड़ता है? नाइट्रोसोमोनास। नाइट्राइट से नाइट्रेट में कौन सा जीवाणु तोड़ता है? नाइट्रोबैक्टर। अब ऐसा आपको बताना है कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो नाइट्राइट या नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन में बदल देते हैं। कौन सी? मतलब वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करते हैं, क्या करते हैं? डिनाइट्रेशन करते हैं, विनाइट्रीकरण। जैसे विनाइट्रीकरण, डिनाइट्रेशन। कौन कौन से जीवाणु है? आपको इतना ही पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिनाइट्रेशन या विनाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु इनमें से कौन सा है? कुछ दिए होंगे ऑप्शन, तो आपको जैसे ये बैसिलस और थायोबैसिलस, ये ऐसे जीवाणु हैं जो विनाइट्रीकरण करते हैं। बताइए, इतनी बात आपको क्लियर आई? बताइए, क्लियर समझ में आई इतनी बात? ठीक, अगर पूछ लिया जाए राइजोबियम और एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसी प्रकार से जवाब देना है। ठीक है, अब जैसे अमोनिया को नाइट्राइट में नाइट्रोसोमोनास, नाइट्राइट को नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर ये तोड़ देता है। विनाइट्रीकरण बैसिलस और थायोबैसिलस जीवाणु करते हैं। अब जैसे आपको पता होगा, क्या पता होगा, जैसे ये वायरस होता है, वायरस 3 प्रकार का होता है, जैसे एनिमल वायरस, प्लांट वायरस और बैक्टीरियोफेज। ऐसे ये बैक्टीरियोफेज जो है, जैसे T2 और T4, ये जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज वायरस जो है, ये वायरस है T2 और T4। ये क्या करते हैं? जो गंगा नदी का पानी है, गंगा नदी में जो पानी है उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उन बैक्टीरिया को ये वायरस खा लेते हैं। ठीक, जिससे गंगा नदी का पानी मतलब कभी वैसा नहीं होता है, खराब नहीं होता है। ठीक है, कभी उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उस पानी में T2 और T4 नाम के बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। तो देखिए क्या है, मतलब गंगा नदी का पानी खराब नहीं होता है। ठीक है, बोलिए, इतनी बात क्लियर है? अब हम बात करेंगे जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का रंग कैसा होता है? वो आपको बता देना, बैगनी। बैक्टीरिया का रंग कैसा होता है? बैगनी। ठीक है, अब जैसे बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? जैसे आपको बैक्टीरिया को 2 भागों में बांटना है, 1 ग्राम पॉजिटिव और 1 ग्राम नेगेटिव। बैक्टीरिया कितने भागों में बांटेंगे? एक तो ग्राम पॉजिटिव और 1 ग्राम नेगेटिव।
दो भागों में बांटेंगे बैक्टीरिया को, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जैसे जो बैक्टीरिया एथिल अल्कोहल से धोने पर उनका बैंगनी रंग रह जाता है, मतलब बैंगनी रंग जाता नहीं है, ठीक। और इसमें बैंगनी रंग उड़ जाता है, ठीक है, जो ग्राम नेगेटिव वाले होते हैं, ठीक है। एथिल अल्कोहल से धोने पर इनका बैंगनी रंग समाप्त हो जाता है। जैसे इनमें टीकोइक अम्ल पाया जाता है, इनमें टीकोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। बताइए इनमें क्या पाया जाता है? टीकोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये एंटीसेप्टिक द्वारा ये समाप्त, एंटीबायोटिक द्वारा समाप्त हो जाते हैं ये वाले बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक, जैसे आपको बताना कि दुनिया में सबसे पहला एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। किससे बनाया था? तो कवक से बनाया था। उस कवक का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटाटम। जब कवक पढ़ाएंगे तब इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे, ठीक। अब देखिए, अब जैसे इनमें जो वसा की मात्रा है, वसा की मात्रा कम होती है और इसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है, ठीक है। तो और ये टीकोइक अम्ल पाया जाता है, इनमें टीकोइक अम्ल नहीं पाया जाता, एंटीबायोटिक द्वारा समाप्त हो जाते हैं। ये एंटीबायोटिक द्वारा समाप्त नहीं होते हैं, एंटीबायोटिक द्वारा समाप्त नहीं होते हैं। वसा की मात्रा कम होती है, इसमें वसा की मात्रा अधिक होती है ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया में। कोशिका भित्ति इनकी मोटी होती है, इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। तो मैंने ये बैक्टीरिया को दो भागों में बांटकर इसका वर्गीकरण कर दिया कि ग्राम पॉजिटिव एथिल अल्कोहल के धोने से बैंगनी रंग रह जाता है, टीकोइक अम्ल पाया जाता है, एंटीबायोटिक द्वारा समाप्त हो जाते हैं और वसा की मात्रा कम होती है, कोशिका भित्ति मोटी होती है इनकी। और ये वाली आपको पता ही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो बैक्टीरिया से जंतुओं में कुछ रोग हो जाते हैं, बैक्टीरिया से कुछ पौधों में रोग हो जाते हैं और बैक्टीरिया से कुछ मनुष्यों में रोग हो जाते हैं। इन सभी की जानकारी लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं जंतुओं में, जैसे जंतुओं में बैक्टीरिया से होने वाले रोग, जैसे भेड़ों का एंथ्रेक्स रोग, भेड़ों का एंथ्रेक्स रोग, भेड़ों का एंथ्रेक्स रोग, जानवरों का काला पैर रोग, जानवरों का काला पैर रोग, ये सब जंतुओं में होने वाले रोग हैं बैक्टीरिया। जैसे काला पैर रोग किस में होता है? जानवरों में। एंथ्रेक्स रोग किस में होता है? भेड़ों में। जैसे जानवरों का खुरपका और मुंहपका रोग होता है, ये वायरस से होता है, ठीक है, ठीक। जानवरों में खुरपका और मुंहपका रोग जो होता है ये किससे होता है? जानवरों में खुरपका और मुंहपका रोग जो होता है ये वायरस से होता है, ठीक है। इतनी बात। अब हम बात करेंगे पौधों की। किसकी बात करेंगे? पौधों की। जैसे पौधों में होने वाले रोग, बैक्टीरिया से पौधों में होने वाले रोग, जैसे आपको बताना है जो नींबू का कैंकर रोग, नींबू का कैंकर रोग, आलू का शिथिल रोग, आलू का शिथिल रोग, सेब का अग्नि नीरजा रोग, सेब का अग्नि नीरजा रोग, फलों का क्राउन गाल रोग, फलों का क्राउन गाल रोग, फलों का क्राउन गाल रोग, चावल या धान का अंगमारी
रोग, अंगमारी रोग। तो मैंने ये पौधों में होने वाले रोग बता दिए बैक्टीरिया से, ठीक है। नींबू में कौन सा रोग हो जाता है बैक्टीरिया से? कैंकर रोग। ऐसे पूछ ले कैंकर रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, फंगस से होता है, किससे होता है? तो आपको बताना कैंकर रोग बैक्टीरिया से होता है। आलू में शिथिल रोग हो जाता है, सेब में का अग्निनीरजा रोग, फलों का क्राउन गॉल रोग, चावल का अंगमारी रोग। नींबू का कैंकर रोग किस बैक्टीरिया से होता है? कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया उनका नाम लिख लीजिए। बताइए नींबू का जो कैंकर रोग है किस बैक्टीरिया से होता है? बताइए स्यूडो, बताइए बताइए जल्दी। जैंथोमोनास, जैंथोमोनास बैक्टीरिया से नींबू का कैंकर रोग हो जाता है। आलू का शिथिल रोग स्यूडोमोनास से हो जाता है, स्यूडोमोनास से। और एक और आपको बताना कि सेब का अग्निनीरजा रोग इरवानिया नाम के बैक्टीरिया से हो जाता है। तो इतना आपने जान लिया है कि भेड़ों का एंथ्रेक्स रोग, जानवरों का कालापन रोग, पौधों में नींबू का कैंकर रोग, जैंथोमोनास, आलू का शिथिल रोग स्यूडोमोनास, सेब का अग्निनीरजा रोग इरवानिया से, फलों का क्राउन गॉल रोग और चावल का अंगमारी रोग। ये आपने जंतुओं और पौधों में रोग जान लिए कि बैक्टीरिया से कौन कौन से होते हैं। अब बात आई इम्पोर्टेंट कि मनुष्य में बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। मनुष्य में बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, इन पर बात करेंगे आज, ठीक है। मनुष्य में बैक्टीरिया से होने वाले रोग, शॉर्ट में इनकी जानकारी ले लेंगे, ठीक, ज़्यादा डिटेल में जानकारी नहीं देंगे, ठीक है। जैसे मनुष्य में जानना है तो आपको एक ट्रिक याद करनी है कि टिंकू सीडी में पटाखा बनी है गो। जैसे ये पल पल ना माने टिंकू जी, ये गाना सुना होगा, ठीक। इसी गाने से ये ट्रिक बनी है कि टिंकू सीडी में पटाखा बनी है गो। टिंकू सीडी में पटाखा बनी है गो। टिंकू सीडी में पटाखा बनी है गो, ठीक है। टिंकू सीडी में, एक बार बोलिए टिंकू सीडी में पटाखा बनी है गो, एक बार बोलिए तो टिंकू सीडी में पटाखा बनी है गो। चलिए अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं। जैसे टी से क्या हो गया? टिटनेस। टी से क्या हो गया? टिटनेस। कू से क्या हो गया? कुष्ठ रोग। सी से क्या हो गया? सिफिलिस। सी से सिफिलिस। डी से क्या हो गया? डिप्थीरिया। डी से डिप्थीरिया। में से मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस, ठीक है। पा से प्लेग। टा से टाइफाइड। का से काली खांसी। बा से बोट्यूलिज्म। नी से निमोनिया। है से हैजा। गो से गोनोरिया। ठीक है। ये ट्रिक देख लीजिए, मनुष्य में होने वाले रोग हैं ये बैक्टीरिया से। इतना याद कर लेना, यही पेपर में आ जाएगा। जैसे ये टा से टाइफाइड, और टा से एक और चीज़ याद कर सकते हो, टीबी। टीबी को तपेदिक या क्षय रोग भी कहते हैं। जैसे ये टिटनेस है, टिटनेस जब होता है तो ये जबड़ा ये दर्द करने लगता है, लॉक सा लग जाता है, इसलिए इसको कहते हैं लॉकजा रोग। किसे कहते हैं? टिटनेस को ही कहते हैं। इसको ही धनुष टंकार रोग भी कहते हैं, धनुष टंकार। तो धनुष टंकार, ये इतने नाम हो गए टिटनेस के। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम की जो ग्लैंड होती है, जब वो खराब हो जाती है तब टिटनेस हो जाता है, मतलब जब लोहा या कील लग जाए तब ये हो जाता है टिटनेस।
टेटनस को लॉकजा या धनुष टंकार रोग कहते हैं। ठीक है। कुष्ठ रोग को इंग्लिश में कहते हैं लेप्रोसी। ठीक। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया से कुष्ठ रोग हो जाता है। कुष्ठ रोगियों की मदद मदर टेरेसा ने की थी, मदर टेरेसा ने कुष्ठ रोगियों की मदद की तो इनको खुद ही कुष्ठ रोग हो गया। तो कुष्ठ रोग से ये मदर टेरेसा की मृत्यु हो गई थी। मदर टेरेसा का असली नाम क्या है? एग्नेस गोकचा बोकाची। एग्नेस गोकचा मदर टेरेसा का असली नाम क्या है? एग्नेस गोकचा बोकाची। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बताइए, इतनी बात क्लियर है? बोलिए। मदर टेरेसा का असली नाम एग्नेस गोकचा बोकाची। इन्हीं को मदर टेरेसा को ही 1979 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला और अमेरिका का टेम्पल्टन पुरस्कार मिला। ठीक है। 1979 का शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को मिला और यूएसए का, अमेरिका का टेम्पल्टन पुरस्कार भी मिला। अब देखिए, जल्दी जल्दी देख लीजिए। कुष्ठ रोग हो गया। अब सिफिलिस ये गुप्त रोग है। कैसा रोग है? गुप्त रोग। डिप्थीरिया कहते हैं गलकंठ रोग। डिप्थीरिया क्या कहते हैं? गलकंठ रोग। अब देखिए, मेनिंजाइटिस जैसे ये मस्तिष्क है, ये दिमाग जिस मतलब खोल में बंद होता है उसे क्रेनियम कहते हैं, मतलब। ठीक। ये ऊपरी भाग क्रेनियम है और क्रेनियम के अंदर जो झिल्ली होती है उसे कहते हैं मेनिंजस झिल्ली। जब मेनिंजस झिल्ली में सूजन हो जाती है तो इसे ही कह देते हैं मेनिंजाइटिस रोग। तो मेनिंजाइटिस रोग किसको हो गया था? तो आपको बताना है राजा राम मोहन राय की मृत्यु मेनिंजाइटिस रोग से ही हो गई थी। और राजा राम मोहन राय को राजा किसने कहा? तो राजा किसने कहा? राजा आपको बताना, राजा कहा था अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा कहा था। ठीक। बोलिए। मेनिंजाइटिस ये वायरस बैक्टीरिया से हो जाता है, वायरस से भी बैक्टीरिया से भी हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, टाइफाइड के टेस्ट के लिए, जांच के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? तो बेडोल परीक्षण किसकी जांच के लिए करते हैं? टाइफाइड की जांच के लिए करते हैं। और ये टीबी है। टीबी में किसका टीका लगाते हैं? BCG, बैसिलस कालमाइटी ग्यूरिन। BCG का टीका लगाते हैं। इस BCG टीके की खोज डॉक्टर कैलामाइटी ने ही की थी। ठीक। अब देखिए, टीबी हो गया। अब हम किस पर बात करेंगे? काली, मतलब ये प्लेग को हम काली मौत कहते हैं, काली मौत। ठीक है। प्लेग को काली मौत कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए प्लेग इमारत किसे कहते हैं? प्लेग इमारत। ठीक है। प्लेग इमारत बताइए किसे कहते हैं? बताइए। प्लेग इमारत जो चार मीनार है हैदराबाद में, उसको प्लेग इमारत कहते हैं। ठीक है। जैसे प्लेग है, प्लेग में जब अगर दो बैक्टीरिया आते हैं, जैसे एक तो है पास्चुला पेस्टिस और एक बैक्टीरिया है जेनोप्सिला केओपिस। अगर मान लीजिए पास्चुला पेस्टिस से अगर प्लेग हुआ है तो धीरे धीरे इंसान की मृत्यु होती है।
ठीक। लेकिन अगर जेनोसिला केओपिस अगर बैक्टीरिया अंदर प्रवेश कर गया तो उसके मरने के चांस बढ़ जाते हैं आदमी के, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। बताइए चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने, कुली कुतुब शाह ने। सबसे पहले प्लेग का मामला कहाँ देखा गया था? चीन में। चीन में सबसे पहले प्लेग का मरीज देखा गया था। अब देखिए ये हो गया 20 बात से बोट्यूलिज्म। बोट्यूलिज्म बच्चों में हो जाता है, उल्टी वगैरह आने लगती हैं। नी से निमोनिया। निमोनिया से फेफड़े खराब हो जाते हैं। निमोनिया से फेफड़े प्रभावित होते हैं। जैसे ये टाइफाइड है, टाइफाइड आंतों पर प्रभाव डालता है, ठीक है, और निमोनिया फेफड़ों पर। निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी नाम के बैक्टीरिया से निमोनिया हो जाता है, ठीक है। बताइए अब क्या है? हैजे हैजा, हैजा कॉलरा कहते हैं, और ये विब्रियो कॉलेरी नाम के बैक्टीरिया से हैजा हो जाता है। इसका आकार पूछा जाए कैसा होता है? इस बैक्टीरिया का आकार कोमा के आकार का होता है। अब बात आई गोनोरिया। गोनोरिया को सुजाक कहते हैं, सुजाक। ये भी कैसा रोग है? गुप्त रोग है, ठीक है। इतनी बात आपने जान ली होगी। तो बैक्टीरिया से होने वाले मनुष्यों में सभी रोग मैंने बता दिए, ठीक। आप अच्छी तरीके से इसको बार बार रिवाइज करना, आपको याद हो जाएंगे। टिंकू सीडी में पटाखा बनी हैगो, हैगो, ठीक। टिंकू सीडी में पटाखा बनी हैगो, ठीक। तो मैंने सभी बैक्टीरिया के बारे में पूरी जानकारी दे दी। आज के बाद अगर आपको बैक्टीरिया पढ़ना है तो आप इसी वीडियो को देखकर पूरा बैक्टीरिया पढ़ सकते हो। छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी तक जानकारी पूरी ज्ञात कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ना, ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे वीडियो